नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी एक्सरे रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और उसका ये जाल फैला हुआ है, ये धमकी वाला जाल मकड़ जाल की तरह है, जिसके केंद्र में है सलमान खान। एक दो तीन बार नहीं, कई बार सलमान को निशाने पर लिया है। लेकिन अब लॉरेंस ने क्या अपना गेम प्लान बदल दिया है? इस गेम प्लान में और कौन कौन जुड़ गया है, आज एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि लॉरेंस गैंग लगातार सलमान के पीछे पड़ी हुई है और लॉरेंस गैंग सलमान को छोड़ने वाली नहीं। और जब जब सलमान खान को धमकी देने का मामला सामने आता है दर्शकों, तब सबसे पहले नाम एक ही आता है। क्या? लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी 26 साल पुरानी हो गई। लॉरेंस का कहना है कि सुपरस्टार सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, जबकि सलमान इन आरोपों को बेबुनियाद बताते आए हैं। उनका कहना है कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी अकेले की नहीं रह गई है, क्योंकि सलमान खान के और दुश्मन खड़े हो गए हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के सदस्य ही हैं। सिर्फ लॉरेंस नहीं, बाकी लोग भी हैं। सलमान की जान के पीछे अब लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी पड़ गया है। इतना ही नहीं, अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस का राइट हैंड है, सलमान खान को अपने टारगेट पर लिए हुए। लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो अनमोल बिश्नोई ने सलमान को धमकाने और मारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। अनमोल कई बार सलमान के खिलाफ ऐसी साजिशें रच चुका है जो ये बताती हैं कि वो कितनी तेजी से सलमान खान के पीछे पड़ा है दर्शकों। और आज इसी का मैंने एक्सरे किया है। लॉरेंस बिश्नोई का धमकीबाज भाई कैसे काम कर रहा है, समझ लीजिए। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। सलमान के घर पर सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए थे और फायरिंग के वक्त सलमान घर पर थे। सोचिए आप, तब इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। और अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि आने वाले समय में भी सलमान पर हमला हो सकता है, जब सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान को धमकी भरा मैसेज आया और धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई बताया है। समझिए, मैसेज में धमकीबाज ने लिखा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। सोचिए दर्शकों, यानी गैंग सक्रिय है, लेकिन कैसे सलमान के पीछे पड़े, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। धमकी देने का मानो नया ट्रेंड बन गया है। 1-2 दिन बीतते हैं कि सलमान खान के नाम पर धमकी भरा संदेश आ जाता है। कभी कभी तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर सलमान को टारगेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से सलमान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, ये चिंता का विषय है। सबको डर है कि जो हाल सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का हुआ, उसी तरह सलमान को भी टारगेट पर लिया जाएगा, क्योंकि यही धमकियां तो सलमान को दी जा रही हैं। इसी वजह से सलमान खान बीते 2 साल से भारी सुरक्षा के बीच में है। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। 6 साल में 12 से ज्यादा बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी आ चुकी है। इसी महीने 30 अक्टूबर को सलमान को मारने की धमकी मिली। इससे पहले 25 अक्टूबर को उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को सलमान को धमकी भरा कॉल आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया था। सलमान को मिलने वाली धमकियों का ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा, ये समझ पाना तो मुश्किल है। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां
गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। दर्शकों, अब यह धमकी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लॉरेंस गैंग जहां मौका मिलता है वहां अपनी दहशत फैलाने का मौका नहीं छोड़ रहा है। कभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, याद है ना आपको, दावा करते हैं कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। तो कभी बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा कहते हैं कि उनको भी धमकी मिली है। लेकिन अब फिरौती मांगने का लॉरेंस गैंग का नया तरीका सामने आ गया है। क्या है तरीका, जान लीजिए। इसके लिए लॉरेंस के साथी गैंग एक्टिव हो गए। सिर्फ लॉरेंस नहीं, बाकी गैंग। लॉरेंस का साथियों के साथ एक्टिव होने का सबूत आज मैं आपको देने वाला हूं। दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों से जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लॉरेंस गैंग की दहशत यहां पर देखने को मिली है। पहली घटना कहां से सामने आई? नांगलोई इलाके से, जहां एक प्लाईवुड की दुकान के बाहर आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक पर्चा छोड़ दिया। और दूसरी तरफ वारदात की जगह है अलीपुर, जहां आरोपी एक रियल एस्टेट डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग करके फरार हो गए। सोचिए आप, यहां भी फायरिंग की गई और फिरौती मांगी गई, ठीक सलमान की तरह। अब राजधानी दिल्ली की दोनों जगह पर यह दहशत का माहौल फैला रहे हैं। लॉरेंस के साथी हैं गोगी गैंग वाले। नांगलोई की घटना बता रही कि लॉरेंस का यह साथी गैंग अब पर्ची वाले तरीके से फिरौती मांग रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, इस वारदात का फुटेज सामने आया है और यह सबूत के तौर पर मेरे पास है। दोनों वारदात का आज एक्सरे करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे मुंबई के बाद अब दिल्ली में दहशत फैला रहे हैं। जिस तरह सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मारा गया, जिस तरह बाबा सिद्दीकी की सरेराह हत्या की गई, ठीक उसी पैटर्न पर दिल्ली के नांगलोई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी जितेंद्र गोगी गैंग ने दहशत फैलाई। लॉरेंस बेशक जेल में बंद है, लेकिन उसका कोई ऐसा काम नहीं जो सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी ना चल रहा हो। गोगी गैंग ठीक लॉरेंस गैंग की तरह काम कर रहा है। इसका सबूत नांगलोई में हुई इस वारदात का ये सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दोपहर के करीब 1:30 बजे एक प्लाईवुड की दुकान के बाहर 3 बदमाश अपना चेहरा छिपाकर आते हैं। एक बदमाश हथियार के साथ शोरूम के अंदर दाखिल होता है। उसके पास कागज की एक बड़ी पर्ची होती है। गेट पर तीनों बदमाश खड़े हो जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है। 3 हमलावर नकाबपोश यहाँ पे हथियार लेकर पहुंचते हैं, इसी गेट से अंदर दाखिल होते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं और आखिर में एक पर्ची देकर मौके से फरार हो जाते हैं, जिस पर्ची में 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई है और साथ ही ये लिखा गया है गोगी गैंग, फज्जे भाई, योगेश दहिया, मोंटी मान, यानी कि गैंगस्टर गोगी के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और अंजाम देने के बाद सभी जो शूटर थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश के हाथ में पर्ची होती है, वो उसे शोरूम मालिक को देकर जाता है। उस पर्ची में गैंग का नाम और रंगदारी की रकम लिखी होती है। बदमाशों ने शोरूम मालिक से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। गोगी गैंग ने विदेशी नंबर से फोन पर धमकी भी दी। दोपहर 2:17 पर शोरूम मालिक के पास इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, जिस पर मंटी मान उसे धमका रहा है और उससे 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, तो जांच के दौरान पुलिस को वहां से 7.65 mm कैलिबर के 8 खाली कारतूस मिलते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों हमलावरों की जो है वो तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी हमलावर जो है पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिनके लिए अभी भी मौके पे जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेलो, तमाम एजेंसी जो है इन हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच ये पता चलता है कि ये तीनों बदमाश सफेद रंग की स्कूटी से वहां पहुंचे थे और इसी स्कूटी का इस्तेमाल अलीपुर में हुई घटना में हुआ। एक रियल एस्टेट डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग कर आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बदमाश भी दोनों वारदात में एक ही हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि लॉरेंस और उसके साथी गैंग किस कदर दहशत फैला रहे हैं। मुंबई में कॉल
और फिर दिल्ली में लॉरेंस की धमकी बात साधी। लेकिन इनकी कहानी यहां तक नहीं है। गोगी गैंग का आतंक बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने प्लाईवुड शोरूम के मालिक का बयान दर्ज कर लिया है। दर्शकों, मौका वारदात से खाली कारतूस बरामद किए गए। इसी तरह के हथियार रखते हैं और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जिन विदेशी नंबर से दुकान के मालिक को कॉल आया, उन नंबर्स की भी पुलिस डिटेल निकाल रही है, क्योंकि इसी तरह ये जाल बिछा रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, दिल्ली में कुछ घंटे पहले ही ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि गोगी गैंग कितना बेखौफ है। क्या उसे लॉरेंस का सपोर्ट है? क्योंकि गोगी गैंग जिस तरह राजधानी दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है, जहां चाह रहा है वहां वारदात को अंजाम दे रहा है। ये लॉरेंस गैंग की तरह ही काम कर रहा है, दहशत फैला रहा है। दर्शकों, फिरौती मांग रहा है अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए, दबदबे को कायम करने के लिए। इनका मकसद है ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी ये लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, जो इनको सपोर्ट मिल रहा है उसके पीछे की कहानी है। क्योंकि गोगी गैंग कैसे लॉरेंस गैंग के साथी बने, ये आपको जानना चाहिए। 2021 में आपको याद होगा, रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला टिल्लू ताजपुरिया से तकरीबन 1.5 साल बाद लिया गया। तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया को विरोधी गैंग के लोगों ने मार डाला। लोहे की रॉड से बुरी तरह हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया को जान से मार दिया गया। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने गोगी से हाथ मिलाया हुआ था। तभी से लॉरेंस गैंग गोगी गैंग के साथ आ गया है। इधर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गैंग को संभाल रहा है। उसी के इशारे पर इस सारी वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि दीपक बॉक्सर इस वक्त जेल में बंद है दर्शकों, लेकिन लॉरेंस और दीपक बॉक्सर जेल में बैठकर क्या बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी को लेकर पुलिस अपनी जांच पड़ताल को तेज कर रही है। लेकिन देखना होगा, जो लगातार लॉरेंस धमकी दे रहा है, क्या उसके पीछे उसका हाथ है या फिर नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन सामने आ गए हैं। कभी उन्हें कोई मुस्लिम महिला के नाम से धमकी आती, तो अब एक मुस्लिम युवक ने उन्हें धमकी दी। लेकिन ये कौन है, इनकी क्या तैयारी है और योगी आदित्यनाथ की कैसी सिक्योरिटी, आज आपको एक एक चीज बताने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय स्टार प्रचारक हैं और इधर धमकी देकर अपनी दहशत फैलाने का काम तो लॉरेंस और उसके साथी कर रहे थे। लेकिन अब सोचिए जरा, बड़ी हस्तियां, नेताओं को भी धमकियां मिलने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ अपने साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, यही उनकी पहचान है। लेकिन 3 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार धमकी मिली। इसका मतलब आप समझिए, 3 दिन में 2 बार धमकी। क्या वजह हो सकती है? कौन है ये जो योगी आदित्यनाथ की जान के पीछे पड़े हुए हैं? पहले इनके बारे में आपको बताता हूं कैसे धमकी दी गई है, फिर बताऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। लेकिन क्या धमकी मिली है पहले जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी दी गई है। क्या लिखा गया है? धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम सैफ अंसारी बताया है। दर्शकों, योगी के गोरखपुर का रहने वाला ही है सैफ अंसारी। सोचिए आप, सैफ ने फातिमा खान के पोस्ट को रिपोस्ट किया। पहले बेगम ने धमकी दी और अब सैफ ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। फातिमा खान ने 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। दर्शकों, बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। सोचिए आप, सीएम योगी को मिली धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी मिलने के बाद से पुलिस की जांच पड़ताल तेज हो गई है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों मिल रही है? कौन है जो योगी आदित्यनाथ की जान के दुश्मन बने हुए? अब यह सवाल तो उठता है, इन लोगों की आखिर योगी आदित्यनाथ से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह सिर्फ कोई मोहरा है? मोहरा है तो आखिर योगी की जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? इनके पीछे कौन है?
आखिर योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों दी जा रही है? जो जानकारियां सामने आई हैं उन्हें देखकर तो इन धमकियों का कनेक्शन महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि दोनों आरोपी किसी ना किसी तरह महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जरा आपको समझा देता हूं। योगी को धमकी महाराष्ट्र से मिली है। फातिमा खान महिला ठाणे के उल्लासनगर में रहती है। वहीं सैफ अंसारी बेशक गोरखपुर का रहने वाला हो, यानी उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन वो लंबे समय से मुंबई में ही काम कर रहा है। अब आप सोचिए, दोनों का मुंबई कनेक्शन सामने आ गया है और दोनों ही लोग योगी आदित्यनाथ की जान के दुश्मन हैं। लेकिन अब अचानक योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिलना, आरोपियों का वहीं रहना, वहीं काम करना, कैसे महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ रहा है दर्शकों, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये वो नारा है जिसे बीजेपी का आने वाले चुनाव में शस्त्र माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह योगी आदित्यनाथ का ये नारा हिट हुआ, उसे देखकर विपक्षी पार्टियों की सांसें थम सी गईं। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट देखकर विरोधियों के पहले ही पसीने छूट रहे हैं। इसलिए तो महाराष्ट्र चुनाव में भी पूरा विपक्ष घबराया हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान में केवल 15 दिन का समय बचा है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के सीएम और बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। कल यानी 6 नवंबर को वाशिम विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा है। उनके स्वागत पोस्टर में उन्हें हिंदूवादी बताया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के स्वागत सभा में जेसीबी बुलडोजर लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 सभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में होने वाली है। योगी की महाराष्ट्र में होने वाली जनसभाओं से ठीक पहले इस धमकी का आना बेहद चिंताजनक है। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन धमकियों के पीछे कौन है, लेकिन इतना साफ है कि विपक्ष योगी के नाम से ही यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हिला हुआ है। सब हिल गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे बड़े पैमाने पर असर डाल रहा है दर्शक। और यह नारा उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया है। हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन यह नारा सीधा असर मुसलमानों पर भी डाल रहा है। मुस्लिम समाज इस नारे को गलत बता रहा है। मुस्लिम भाई कई लोगों की बातों में आ गए हैं और इधर योगी को धमकी देने वाले धमकीबाज के नाम अपने देख ही लिए हैं। किस तरह से फातिमा और सैफ धमकी दे रहे हैं, गौर करिए इस पर। एक का नाम फातिमा, दूसरे का सैफ। हो सकता है कि यह धमकी योगी को किसी और वजह से दी जा रही हो, लेकिन नाम जब सामने आए तो फिर शक की सुई जाती है। और सोचिए दर्शकों, योगी को अगर धमकी मिली है तो फिर इस पर एक्शन भी तय है और एक्शन भी हुआ है। धमकी देने के आरोप में पुलिस ने फातिमा को हिरासत में ले लिया है। जांच की जा रही है। फातिमा मानसिक रोगी पाई गई थी। इसी तरह पुलिस ने सैफ अंसारी पर भी शिकंजा कसा। वॉइस ऑफ हिंदू संस्था ने सैफ को आतंकवादी बताया है। एक्स पर किए गए पोस्ट से पुलिस से शिकायत की। गोरखपुर साइबर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सैफ नाम से बने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और जल्द ही सैफ अंसारी को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर एकाएक योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों सामने आ गया? इन धमकियों के पीछे की वजह योगी का फायर ब्रांड धाकड़ अंदाज भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वो आज वो झारखंड में थे, लेकिन उनका अंदाज वही था। योगी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन के लिए मशहूर है और उनकी रैली में आप देखिए कितने बुलडोजर हैं, गिन लीजिए। धमकी मिली है उसके बाद भी रैली में यह हाल है। बुलडोजर खड़े हुए थे वहां पर और बुलडोजर के ऊपर लोग खड़े हुए थे। उनकी सभा में एक लाइन में 9 बुलडोजर खड़े हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। सोच लीजिए जरा, इतने बुलडोजर आ गए। यानी एक तरफ धमकीबाज एक्टिव है, दूसरी तरफ योगी का काम। और जो बाबा बुलडोजर है वो आप देख लीजिए उनकी सभा में। अब बुलडोजर देखकर
ये जो बुलडोजर है ये योगी आदित्यनाथ ने भी देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान भी आई। लेकिन झारखंड पहुंचे योगी ने यहां भी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। धमकी के बावजूद एकजुटता को ही सबसे बड़ी ताकत बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि पत्थरबाजों को ताकत का एहसास कराइए, पत्थरबाज आपके रास्ते में झाड़ू लगाकर साफ सफाई करेंगे। सुनवाता हूं आपको। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। यह है योगी आदित्यनाथ का अंदाज। हमेशा वो इसी तरह बेबाकी से बोलते हैं, चाहे कोई भी धमकी देता है, और इसी तरह वो हमेशा बेखौफ होकर अपराधियों के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो लेते हैं, चाहे फिर वो सौदे हो, माफिया हो, बात बुलडोजर एक्शन की हो या फिर चुनावी पारी की। कैसे योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, चाहे कोई भी कितनी भी धमकी दे ले। दिखाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। तो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दर्शकों, जितना बेबाक योगी आदित्यनाथ का अंदाज है, उतना ही बड़ा मुद्दा उनकी सुरक्षा का बन जाता है। पहली बात तो यह कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी वजह उनकी सुरक्षा की। उनका बेबाकी से हर मामले पर एक्शन लेना बन जाता है। इसलिए तो बीते दिनों योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि भले ही धमकियां मिल रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। क्योंकि योगी की सुरक्षा में 450 सुरक्षा जवान तैनात किए गए, 8 NSG कोबरा कमांडो सीएम को सुरक्षा देते हैं। कमांडोज के लिए आधुनिक उपकरण और जैकेट अब खरीदी जा रही है दर्शकों। 40 बुलेट प्रूफ जैकेट, 8 बुलेट प्रूफ हेलमेट इसमें शामिल है, 10 बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और 10 हॉल्स्टर चेस्ट भी खरीदे जा रहे हैं। कोबरा कमांडोज के लिए 100 सीजेड सब मशीन गन स्कॉर्पियन भी शामिल है। यह मशीन गन 1 मिनट में 1100 राउंड फायर करती है। यह योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में है, इसलिए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब पूर्व डीजीपी से जब हमने इस मामले में बात की, अरविंद जैन साहब से, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा देश के जो प्रोटेक्टीव्स हैं उस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा रहती है। बहुत सी होक्स कॉल्स भी होती हैं, बहुत सी धमकियों को गंभीरता से भी लिया जाता है, वह लिया भी जाना चाहिए। देख लिया दर्शकों आप। बहरहाल आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। जो लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उस पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, और आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि कनाडा में हिंदू एक बार फिर निशाने पर। खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में किस तरह हमला किया, यह आपने देखा था। वहां सनातनियों को लाठी डंडों से पीटा गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। और कनाडा की ट्रूडो सरकार पर सवाल उठे, क्योंकि खालिस्तानियों को कनाडा पुलिस का किस तरह से, यहां आप देखिए वो मदद कर रहे थे। कनाडा पुलिस का ये चेहरा आपको देखना चाहिए, जो खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई। इस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आलोचना तो की ही,
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की और कनाडा की तस्वीरें देखकर हर हिंदू आक्रोश से भर गया। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के बाद कनाडा में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, कोई उसमें फर्क नहीं है। लेकिन हिंदुओं पर जब हमला हुआ तो कोई नहीं बोलता है। और आज यह सवाल उठाया गया कि राहुल गांधी इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब इंडिया अलायंस के नेता बोलेंगे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। भारतीय होने के बावजूद जिस तरह से तिरंगे का अपमान खालिस्तानी समर्थकों ने किया, क्या उस पर आज बोला जाएगा? राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कब तक वो चुप रहेंगे, यह पूछा जा रहा है। और गिरिराज सिंह ने तो आवाज बुलंद कर दी है। क्या वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भाग्य है इस देश का, जिस देश का मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी सहित सभी टुकड़े टुकड़े गैंग जब गाजा और फिलिस्तीनी की बात आती खूब जोर जोर से चिल्लाते, सोशल मीडिया पर आते। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती, चाहे कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे देश के अंदर बहराइच हो, तो इनके मुंह में बर्फ जम जाता है। हिंदुओं पर कब बोलेंगे, ये पूछ रहे हैं गिरिराज सिंह। साफ साफ कह रहे हैं कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर इंडिया अलायंस का कुनबा मुंह में बर्फ जमा लेता है। इससे राहुल गांधी की टूल किट गैंग एक्सपोज हो गई है। उनका एजेंडा भी साफ दिख रहा है। देश प्रेम तो उनमें मानो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। वरना वो हिंदुओं पर हमले की कम से कम निंदा तो करते, दो शब्द कह देते। वैसे राहुल गांधी वही शख्स हैं जो विदेशी धरती पर जाकर मोदी की आलोचना करते हैं। आप करिए, आप विपक्ष के नेता हैं। लेकिन कनाडा में तिरंगे के अपमान पर अगर आप चुप हैं तो आपसे सवाल किए जाएंगे। और अब मैं आपको राहुल गांधी के आखिरी कुछ पोस्ट दिखाने वाला हूं। इनका आखिरी पोस्ट 4 नवंबर का है, जो उत्तराखंड बस हादसे से जुड़ा हुआ है। लेकिन कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया है। ऐसे में सवाल तो उठेगा, आखिर क्यों? वो गाजा और फिलिस्तीन पर तो फौरन बोलने लगते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अब बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। We oppose any murder of innocent civilians anywhere. सुना आपने कितना दर्द है राहुल गांधी की आवाज में गाजा और इजराइल के हालातों को देखकर। लेकिन शायद राहुल गांधी ने कनाडा में हिंदुओं पर हमले की तस्वीर नहीं देखी, या फिर कहें कि तस्वीर तो देखी लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि जिन लोगों पर हमला हुआ वो हिंदू थे। शायद राहुल गांधी को दिखा नहीं कि किस तरह खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं पर लाठी डंडे बरसाए, पूजा कर रहे हिंदुओं को मंदिर में घुसकर मारा। और राहुल गांधी की इसी राजनीति को कहते हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसी बात को लेकर राहुल की चुप्पी पर निशाना साधा। राहुल गांधी हिंदुओं के साथ खड़े तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करते जरूर नजर आए। कनाडाई नागरिकों को भारतीय राजनीति से प्रेरित नहीं होने की सलाह देते दिखे। यहाँ से जाकर के ज्यादातर कनाडियन सिटीजन हैं, उन्हें भारत के किसी विशेष राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वहाँ नारा लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या कनाडा को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कनाडा के साथ जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं, उनको दूर करें, कनाडा की सरकार पर फिर दबाव डालें, तब कोई नतीजा निकल सकता है। कांग्रेस तो कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए सुनाई दिए। आप खुद ही सुन लीजिए। ये केंद्र सरकार की विदेश नीति, कूटनीति सब में असफल हो रही है, ये माना जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके ये बता रहे हैं, आखिर इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताएं। इन बयानों को सुनकर साफ है कि विपक्षी नेताओं को कनाडा में रह रहे हिंदुओं की चिंता कम, सरकार को घेरने की चिंता ज्यादा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंदुओं का नाम आते ही राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अब कनाडा की घटना के बाद कनाडा में हिंदू एक्टिव हो गए। हिंदू कनाडा की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, तस्वीरें देख लीजिए आप।
कनाडा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं दर्शकों, सुनिए जरा। ये जय श्री राम का नारा आपने सुना? भारत माता की जयकारे भी वहां लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। और इसके साथ साथ दर्शकों हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू बता रहे हैं कि हम एक हैं, सुनिए जरा। सब जग जाना चल दिलान गए अक्षर जनाई। और यहाँ हिंदुओं ने एकजुटता दिखा दी है दर्शकों, और बता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, सुनिए जरा। कल कनाडा में कहा गया कि बटना नहीं, और आज हिंदू एकजुट वहां पर नजर आया है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरे और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।